नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CWH ऑनलाइन एकेडमी में। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑडिटिंग। हमने पिछले वीडियो में आपका एग्जाम हो गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और आप लोग बहुत अच्छे से एग्जाम लिखे होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जब एग्जाम जबरदस्त गया है तो इसके कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए कि सर एग्जाम में क्वेश्चन मैच किया है। 4 वीडियो हमने बनाया था, 3 से 4 वीडियो बनाया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो ऑडिटिंग का हम लोग 2 वीडियो बनाएंगे। 2 वीडियो में हम लोग ऑडिटिंग को पूरा कंप्लीट कर देंगे क्योंकि समय नहीं है आपके पास, 2 दिन का समय है। तो दोनों वीडियो 2 दिन में कंप्लीट देख लीजिएगा। तो सारे यूनिट हम लोग इसमें 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। 2 वीडियो में सारे यूनिट कवर कर लेंगे। तो अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। तो जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सारा क्वेश्चन मैच किया वैसे ही इसका क्वेश्चन भी मैच करेगा। सारा क्वेश्चन मैच करेगा। अगर आप ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर 5 में एग्जाम लिखने के बाद सेमेस्टर 6 में अगर आप PDF कोर्स पहले ही खरीदना चाहते हैं कि सर हमको पहले दिन अगर ये सब चीज़ मिल जाएगा तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी, क्वेश्चन आंसर करके पहले दिन मिल जाएगा तो हम अपने आप को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 2 दिन में वीडियो देखे समझ तो जा रहे हैं, सब कुछ ये आ रहा है, लेकिन लिखने में उनको दिक्कत हो रहा है, लिख नहीं पा रहे हैं। बहुत बच्चा बोलता है सर सब समझ में आ जाता है, आप जो पढ़ाते हैं वही आता है, लेकिन हम लिख नहीं पाते। तो इसलिए लिख नहीं पाते क्योंकि 2 दिन में आप बहुत कुछ कैप्चर नहीं कर पाते। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सेमेस्टर 6 में जैसे एग्जाम खत्म होगा सेमेस्टर 6 का PDF नोट्स का बैच बन जाएगा। आप उसको पहले दिन से खरीद लीजिए और पहले दिन से पूरा आराम से 4-5 महीना पढ़ते रहिए। उससे फायदा ये होगा कि इस PDF नोट से आपको कंप्लीट सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे PDF नोट्स भी दे देंगे, स्टडी नोट्स भी दे देंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करके दे देंगे। तो आपकी तैयारी और मजबूत होगी और अच्छी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 1 की बात करें, यूनिट 1 और पेपर का नाम है ऑडिट। पेपर का नाम क्या है? ऑडिट। और ऑडिटिंग की परीक्षा आपकी 29 तारीख को होने वाली है ना, 29 जुलाई को परीक्षा होने वाली ऑडिटिंग की। तो ऑडिटिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बोला व्हाट इज ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, जांच करना। बोलता ऑडिटिंग का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलता है अंकेक्षण। अंकेक्षण का मतलब होता है लेखा पुस्तकों और वित्तीय विवरणों की सत्यता और शुद्धता की जांच करना। लेखा पुस्तक और वित्तीय विवरण की सत्यता और शुद्धता की जांच करना। लेखा पुस्तक और वित्तीय विवरण की सत्यता और शुद्धता की जांच करना, यानी हम ये जांच करते हैं, चेक करते हैं सत्यता का और शुद्धता का। किसका? लेखा पुस्तक और वित्तीय विवरण का। लेखा पुस्तक और वित्तीय विवरण की सत्यता और शुद्धता की जांच करते हैं। दूसरा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। लेखांकन के क्या उद्देश्य है? तो भाई अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य है खातों की शुद्धता की जांच करना। पहला, खातों की शुद्धता की जांच करना, त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाना और तथा यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरण सही है और निष्पक्ष हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड फ्रॉड। एरर और फ्रॉड में क्या अंतर है? तो त्रुटि का मतलब गलती लापरवाही के कारण होता है। त्रुटि लापरवाही या अनजाने में होती है, यानी जो गलती होती है, एरर होता है वो या तो लापरवाही से हुआ या अनजाने में हो जाती है, जबकि फ्रॉड जानबूझ के किया जाता है। फ्रॉड जानबूझ के किया जाता है लेकिन गलती या तो लापरवाही के कारण हुई या अनजाने में हुई। तो गलती अनजाने में होती है। व्हाट इज ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या है? तो बोलता है ऑडिट साक्ष्य वे जानकारी और दस्तावेज है जिसके आधार पर ऑडिटर अपनी राय देता है। ऑडिट साक्ष्य वे दस्तावेज हैं जिसके आधार पर ऑडिटर अपनी राय देता है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? बोलता ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर द्वारा की गई जांच, प्राप्त साक्ष्य और निकाले गए निष्कर्षों का लिखित अभिलेख है। यानी जब कोई ऑडिटर ऑडिट का काम करता है तो ऑडिट का काम करते समय कुछ कमी पाता है, कुछ अच्छा चीज़ को कमी पाया, उसको एक जगह पे लिख देता है और वही कहलाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बोला एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का फायदा क्या है? तो ऑडिट अगर कराएंगे, ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA। तो CA से अगर हम अपने खातों को चेक कराएंगे, अपने खातों के, अपने बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कराएंगे तो उसका फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा कि अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के अपने बिजनेस के खाते को चेक कराएंगे तो यह वित्तीय विवरण की शुद्धता बताएगी, विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगी। यानी CA चेक कर दिया तो हम मानेंगे सही है और विश्वसनीय है। इससे त्रुटि और धोखाधड़ी का पता लग पाएगा और इससे निवेशक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं नहीं ये कंपनी है जो अपना खाता हर साल ऑडिटर से चेक कराता है, तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यह है कि ऑडिट नमूना जांच पर आधारित होता है, 100% सही नहीं होता है। नमूना जांच मतलब सैंपल चेक करता है। मान लीजिए 12 महीने का पूरा हिसाब है तो और CA आएगा तो 12 महीने का चेक नहीं करेगा, वो रैंडमली सेलेक्ट करेगा कि अप्रैल का दिखाओ, सितंबर का दिखाओ, ठीक है, जुलाई का दिखाओ। अचानक 2-3 महीने का चेक करेगा, बाकी महीने का चेक नहीं करता है। अब सवाल उठता है कि 2-3 महीने का चेक कीजिएगा तो शायद जिस महीने में सच अचानक आप चेक करने मांगे उस महीने में कोई गलती नहीं था, बाकी महीने में गलती था। तो ऐसी स्थिति में तो सही जांच नहीं हो पाता है, तो ये एक समस्या है।
दूसरा, चौतराई से अगर धोखाधड़ी कोई किया है, कोई ऐसा फ्रॉड किया जो एकदम तरीके से फ्रॉड किया है, उसको पकड़ पाना सीए के बस की बात नहीं होता, ऑडिट में नहीं पकड़ाता। और यह भविष्य की सफलता की गारंटी नहीं देता। यानी कि हम सीए से ऑडिट करा देंगे तो क्या इस बात की गारंटी है कि मेरा बिजनेस सक्सेस ही कर जाएगा? नहीं। सीए से जांच कराने के बावजूद आपका बिजनेस सक्सेस नहीं करेगा, सफलता की गारंटी नहीं है। ऑडिटर की स्वतंत्रता का महत्व बताइए। एक सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब ऑडिट करने आता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते। ठीक है, उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकते। बोलता है कि ऑडिटर का स्वतंत्र होना आवश्यक है। अगर वो स्वतंत्र नहीं रहेगा, दबाव में रहेगा, तो ऑडिट नहीं कर पाएगा, ताकि वह वित्तीय विवरणों पर निष्पक्ष और ईमानदार राय दे सके। स्वतंत्रता ऑडिट रिपोर्ट की विश्वसनीयता को बढ़ाता है, जनता का विश्वास मजबूत करता है और हितों के टकराव से बचाता है। डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम में क्या अंतर है ये बताना है। तो चलिए देखिए, ऑडिट प्लान अलग चीज़ है, प्रोग्राम अलग चीज़ है। ऑडिट प्लान का मतलब ऑडिट करने से पहले अपना प्लान बनाना, रणनीति बनाना कि कैसे ऑडिट करेंगे, किस तरह से ऑडिट होगा। अब प्रोग्राम जो है लिस्ट ऑफ वर्क है। प्रोग्राम क्या है? लिस्ट ऑफ वर्क, कि क्या क्या करना है। जैसे सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, लिस्ट ऑफ वर्क को प्रोग्राम बोलते हैं। इट इज़ प्रिपेयर बिफोर द ऑडिट बिगिंस। ऑडिट शुरू होने से पहले इसको बनाया जाता है। और इट इज़ फॉलोड ड्यूरिंग द एक्सक्यूशन ऑफ द ऑडिट। ऑडिट जब कर रहे होते हैं तो इसको फॉलो करना होता है। इट डिफाइंड द स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। इसमें आपको स्कोप पता चलेगा, टाइमिंग पता चलेगा, ऑब्जेक्टिव पता चलेगा। और ये स्पेसिफाई करता है द वर्क टू बी परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर। ऑडिटर कौन सा काम पूरा कर रहा है ये बताता है। इट इज़ ब्रॉड एंड स्ट्रेटजिक इन नेचर। यह व्यापक और रणनीतिक प्रकृति का होता है और यह विशिष्ट और कार्यात्मक प्रकृति का होता है। अगला है, यह ऑडिट का व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहायता करता है, और जबकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी आवश्यक ऑडिट प्रक्रिया पूरी हो गई है या नहीं हो गई। एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड ऑडिट इन्वायरमेंट। स्वचालित ऑडिट वातावरण की प्रमुख विशेषता लिखिए। स्वचालित मतलब कंप्यूटर से, अगर आप अपना पूरा हिसाब कंप्यूटर में रखते हैं तो ऑटोमेटिक ऑडिट सिस्टम होता है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक चेक करते रहता है, जहां एरर पता चलता है वो बता देता है। तो बोलता है यूज कंप्यूटर एंड ऑडिट सॉफ्टवेयर। आप कुछ ऑडिट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ गलती हो रही। ऑडिट सॉफ्टवेयर तुरंत बता देता है। डेटा को बोलता है फास्टर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। मतलब आप ऑटो चेक का सिस्टम कंप्यूटर में ही लगा सकते हैं। इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड रिड्यूस मैनुअल एरर। एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकते हैं, मैनुअल एरर को कम कर सकते हैं, एरर को कम कर सकते हैं। ईजी स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का आसानी से संग्रहण और प्राप्ति कर सकते हैं। बेटर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। आप बेहतर निगरानी और रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एक्सप्लेन सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। बोलता है पर्याप्त एवं उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य की व्याख्या कीजिए। तो पर्याप्त का मतलब क्या हुआ, फिर से रिपीट कर रहे हैं। पर्यावरण या पर्याप्तता का अर्थ होता है ऑडिटर द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों की मात्रा से है। अधिक जोखिम होने पर अधिक साक्ष्य आवश्यक होते हैं। मतलब ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा एविडेंस आपको लगेंगे, कम रिस्क होगा तो कम एविडेंस लिखेंगे। और उपयुक्तता का अर्थ होता है कि साक्ष्यों की गुणवत्ता, जो हमारे पास एविडेंस दे रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है, उसका रिलीवेंस कैसा है, उसकी विश्वसनीयता कैसा है, ये हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको करना है, पीडीएफ में डाला हुआ है। जो लोग पीडीएफ खरीदें आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वहां से कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वही मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग यूनिट में चलते हैं, यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल क्या है। इंटरनल कंट्रोल मतलब है हम कंपनी के अंदर ही एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे कि हम अपने लेन देन को खुद से नियंत्रित कर सकें। तो बोलता है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वह प्रणाली है जो संपत्तियों की सुरक्षा, अभिलेखों की शुद्धता और त्रुटियों एवं धोखाधड़ी के रोकथाम के लिए अपनाई जाती है। यानी हम खुद भी तो अपने यहाँ गलती को रोकने के लिए कुछ सिस्टम डेवलप करेंगे, वही सिस्टम कहलाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एक होता है इंटरनल चेक, ये भी हम अपने यहाँ खुद, बाहर से तो सीए को बुला के चेक करेंगे, लेकिन हम अब साल भर जो लेन देन होता है उसको हम खुद भी चेक करेंगे, उसके लिए इंटरनल चेक सिस्टम है। इसे क्या करते हैं, एक कर्मचारी के काम को दूसरे कर्मचारी से चेक करा लेते हैं, क्रॉस चेक। देखिए ना, आंतरिक जांच वह व्यवस्था है जिसमें एक कर्मचारी के कार्य की जांच दूसरे कर्मचारी से कर लेते हैं और रेगुलर करवाते हैं। ये होता है इंटरनल चेक। एक होता है ऑडिट सैंपलिंग। क्या होता है, तो ऑडिट सैंपलिंग में सभी लेन देन की जांच करने के बजाय कुछ लेन देन को चेक करते हैं। दो तरह का ऑडिट होता है, या तो सारा लेन देन चेक कीजिए, बहुत समय लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा। या तो सारे में से कुछ लेन देन को चेक कर लीजिए, अचानक रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट कर लेंगे कि इसको चेक कर लेते हैं, और अगर सही पाया गया तो मान लेते हैं कि सब सही है। व्हाट इज मटेरियलिटी।
मेटेरियलिटी क्या है? तो बेटा मेटेरियलिटी का अर्थ होता है ऐसी त्रुटि या चूक से जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। एक छोटा सा मिस्टेक जो फाइनेंशियल आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका जो यूजर्स है उसके उसको अफेक्ट कर सकता है। तो छोटे छोटे उसको बोलते हैं मेटेरियलिटी। ऑडिट रिस्क क्या है? तो ऑडिट जोखिम वह संभावना है कि ऑडिटर महत्वपूर्ण त्रुटियों वाले वित्तीय विवरण पर गलत राय दे दे। ऐसा हो कि ऑडिटर सही से चेक ही नहीं कर पाया और गलत चेक किया और उसके हिसाब से गलत अपना राय दे दिया। ये भी हो सकता है ऑडिट रिस्क। ऐसा नहीं है कि सीए आएगा तो सही है बताएगा। अब डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं तो डॉक्टर आपका बीमारी सही बताएगा इसका गारंटी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि रिपोर्ट डॉक्टरे को गलत समझ में आ गया, वो गलत चीज़ समझ लिया। देखिएगा होता है बहुत बार, बोल दिया कि नहीं नहीं इसको तो ये बीमारी है, जब रांची दिखाएं तो पता चला कहाँ बीमारी है जी, कुछ है ये नहीं। इसका मतलब जो यहाँ का डॉक्टर देखा होगा उसको मेरा रिपोर्ट से कुछ और राय समझ में आया, जो राय उसको समझ में वो बता दिया कैसे ऐसे बीमारी, जबकि बाहर गए दूसरा डॉक्टर बोला ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही बात आपको समझना है कि रिस्क है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर के पास गए तो सब कुछ ठीक है, डॉक्टर भी पगला देता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन शॉर्ट में है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? क्या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में खुद से चेक सिस्टम शुरू करेंगे ना, कि हम इंटरनल खुद कंट्रोल करेंगे, अपने बिजनेस के अंदर के ट्रांजेक्शन को खुद चेक करेंगे। बाद में तो इंटरनल कंट्रोल तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, एक्सटर्नल कंट्रोल के लिए हम सीए बुलाते हैं, एक्सटर्नल कंट्रोल के लिए हम सीए बुलाते हैं और इंटरनल कंट्रोल तो हम खुद कर लेते हैं। उसके लिए क्या फायदा है? तो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का उचित विभाजन कीजिए, कौन व्यक्ति क्या करेगा, तभी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर पाएगा। जैसे कैश का काम कौन करेगा एकदम फिक्स कर दीजिए, ताकि कैश में कोई गड़बड़ हो तो ये फंसेगा। क्लियर ऑथोरिटी, क्लियर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है ये कंफर्म होना चाहिए कि क्या किसका अधिकार है और क्या किसका उत्तरदायित्व, यानी अधिकार उत्तरदायित्व तो निश्चित होना चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बोलता है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, उचित दस्तावेजीकरण होते हैं, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो सब रिकॉर्ड को सही से सिस्टमेटिक सजा के रखना होगा। फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ एसेट, संपत्ति की सुरक्षा भी होनी चाहिए, जो संपत्ति खरीदा गया है बिजनेस में वो सुरक्षित होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, उसको भी चेक करने की जरूरत पड़े चेक कर लीजिए। रेगुलर सुपरविजन करते रहिए और रिव्यू करते रहिए, रेगुलर देखते रहिए, रिव्यू करते रहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है बिजनेस में थोड़ा सा डर बना रहता है कि मालिक कभी भी चेक कर लेते हैं तो सब कुछ सिस्टमेटिक रहेगा। और अगर आप साल भर में कभी चेक नहीं करने आते तो कर्मचारी भी समझ लेता है कभी ना आए भी नहीं करता है मालिक, तो गड़बड़ कर देगा। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनायर क्या होता है? आंतरिक नियंत्रण प्रश्नावली वह प्रश्नों की एक सूची है जिसमें कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं जो चेक कर रहा है उससे, और वो हमको रिपोर्ट देता है। इससे पता चल जाता है कि वो सही से चेक किया या नहीं किया। यानी अगर हम आपको इंटरनल कंट्रोल करने के लिए दिए हैं कि आप अंदर चेक कीजिए, तो एक क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, उससे हम पूछेंगे कि क्या आपने स्टॉक सही पाया, यस और नो। अगर आप लिख दिए यस और स्टॉक में गड़बड़ी है तो आप धराइएगा। तो आप सही से चेक कीजिए और उसके हिसाब से वो क्वेश्चन पेपर आपको भर के देना होगा। इसको बोलते हैं मंथली स्टेटस। मान लीजिए कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए, जो अब मेरा वर्कर है भी, कर्मचारी मेरे यहाँ रहता है और वही इंटरनल कंट्रोल करता है, और हर महीने में उसको रिपोर्ट देना है, सीए रिपोर्ट उसको बोलते हैं। हर महीने वो रिपोर्ट दिया कि सार महीना भर में क्या हुआ, सारा लेन देन का पूरा क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब देता है। और 12 रिपोर्ट मेरे पास आए, उसके बाद पता चला कि सितंबर महीने में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, तो हम रिपोर्ट न देंगे उस सीए को, रगड़ देंगे पूरा, तुम रिपोर्ट में दिया कुछ नहीं हुआ है, सितंबर में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, इसका मतलब लगता है तुम चेक ही नहीं किया, बिना चेक किए रिपोर्ट भर दिया तुम। इसलिए याद रखिएगा कोई व्यक्ति रिपोर्ट भरने से पहले चेक करना बहुत जरूरी होता है, चेक करके ही रिपोर्ट भरता है। एक्सप्लेन इंटरनल कंट्रोल चेकलिस्ट। इंटरनल कंट्रोल चेकलिस्ट का मतलब फिर वही, आंतरिक नियंत्रण चेकलिस्ट एक ऐसी सूची होती है जिसमें आवश्यक नियंत्रण बिंदु यानी कहाँ कहाँ कंट्रोल करना है उसको लिखा जाता है। इसका उपयोग ऑडिटर यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि सभी आवश्यक नियंत्रण मौजूद है, सही ढंग से काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब देखा टेस्ट चेकिंग क्या है और ऑडिट सैंपलिंग क्या है। तो बोलता है यह एक विधि है जिसमें ऑडिटर केवल कुछ मतलब चुने हुए लेन देनों को चेक करता है और अपना रिपोर्ट दे देता है। इसको बोलते हैं टेस्ट चेकिंग, सब लोगों को नहीं। और ऑडिट सैंपलिंग का मतलब है यह एक वैज्ञानिक तरीका है। देखो ये तो है क्या, जैसे मन किया वैसे दो चार को लेन देन को सेलेक्ट किए, चेक किए और अपना रिपोर्ट दे दिया। इसमें बोलता है ऐसा नहीं, इसमें एक वैज्ञानिक विधि है, इसमें वही करते हैं, कम ही लेन देन को चेक करेंगे, लेकिन एक साइंटिफिक टेक्निक है, उसके जरिए हम कुछ लेन देन को चेक करके अपना रिपोर्ट भेजता नहीं। यहाँ पे नमूना कैसे लेंगे, तो उसका एक मेथड है, डिजाइन किया हुआ मेथड है, उसी मेथड से हम नमूना लेंगे। और यहाँ कोई भी नमूना ले लेते हैं। यह ऑडिटर के अनुभव और निर्णय पर आधारित होता है। यहाँ ऑडिटर अपने अनुभव के आधार पर कर दिया, जबकि यहाँ एक ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, उसी मेथड से आपको चलना पड़ेगा। बोलता है यह कम व्यवस्थित है और अनौपचारिक विधि है, जबकि वो अधिक व्यवस्थित है और वैज्ञानिक विधि है। यह कम विश्वसनीय होता है, यानी हम टेस्ट चेकिंग बहुत कम विश्वास करते हैं, लेकिन वो विश्वसनीय होता है। इसमें गलतियों और धोखाधड़ी के छूटने की अधिक संभावना होती है और उसमें गलती और धोखाधड़ी के छूटने की कम संभावना होती है। छोटे ऑडिट
या जहाँ आंतरिक नियंत्रण मजबूत है हो वहाँ इसको, मतलब जहाँ इंटरनल कंट्रोल बहुत मजबूत है, गलती का बहुत कम चांस, वहाँ इसको यूज कर लेता है। और जहाँ इंटरनल कंट्रोल कमजोर है, उतना अच्छा नहीं है, गलती का चांस हो सकता है, वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं। अब लिखा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का कंसेप्ट क्या है, तो बोलता है आंतरिक ऑडिट किसी संस्था के भीतर किया जाने वाला स्वतंत्र परीक्षण है जिसका उद्देश्य आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना कि भाई कंपनी के अंदर जो चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरा, कार्य कुशलता बढ़ाना। तीसरा, नीतियों का पालन सुनिश्चित करना। और त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाना और उन्हें रोकना है। ये सारा काम इसके अंदर आता है, ये सारा काम इसके अंदर आता है। तो ये हम लोग दूसरा यूनिट हम लोग कंप्लीट कर लिए, सेकेंड यूनिट हम लोग क्या किए, कंप्लीट कर लिए। थर्ड यूनिट में हम लोग चलते हैं। थर्ड यूनिट में लॉन्ग इसका आपको खुद करना बाबू लोग, लॉन्ग आंसर खुद करना इसका। थर्ड यूनिट है वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, याद रखिएगा। वॉचिंग का मतलब क्या है, थर्ड यूनिट हम लोग देखते हैं, एक वीडियो में हम लोग 3 यूनिट लेकर जा रहे हैं। थर्ड यूनिट में वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, ध्यान रखिएगा, वेरिफिकेशन करेंगे एसेट और लायबिलिटी का। ठीक है, हमारे बिजनेस के पास क्या संपत्ति और क्या दायित्व है उसका वेरिफिकेशन। वॉचिंग क्या है, वॉचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, सबसे मेन काम ऑडिट में वॉचिंग ही होता है। वॉचिंग का मतलब था लेन देन को वॉचर, वॉचर मतलब रसीद, रसीद के साथ लेन देन को मिलाना। जैसे आपको चेक करने भेजेगा तो क्या चेक कीजिएगा, लिख दिया कि माल बेचे 6 लाख का, 10 लाख का माल बेचे, कैसे चेक कीजिएगा, तो रसीद मिलाइएगा ना, तो रसीद से लेन देन को मिलाने की प्रक्रिया वॉचिंग कहलाती। देखिए लिखा है वाउचिंग लेखा प्रविष्टियों को, मतलब लेखा एंट्री को उसके सहायक दस्तावेज यानी वाउचर से मिलाकर उसकी सत्यता को जांच करने की प्रक्रिया है। सत्यापन क्या होता है, वेरिफिकेशन। वाउचिंग अलग चीज हुआ, सत्यापन मतलब वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे सब कुछ सही है कि नहीं। तो बोलता है सत्यापन का मतलब संपत्ति और दायित्वों के अस्तित्व को, मान ली लिख दिया कि 6 गो एसी खरीदे, तो भैया 6 एसी है कि नहीं है, वेरीफाई करना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि पता चला बैंक का मैनेजर था, लिख दिया 6 एसी खरीदे, बिल 6 का कटा है, 6 एसी का बिल कटा, पता चला कि 5 एसी लगाए बैंक में, एक एसी उसके घर में लग गया। 5 एसी बैंक में, एक एसी उसके घर में लग गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 6 एसी अगर खरीदें तो 6 एसी दिखना चाहिए। तो वो कब पकड़ाएगा कि 5 एसी यहाँ लगा, एक एसी घर में, वेरीफाई करने से, वो वेरिफिकेशन से पता चलेगा। ठीक है, वॉचिंग से नहीं पता चले, वॉचर तो दे दिया, देखिए सर 6 एसी हम लिखे ना खरीदे हैं, देखिए 6 एसी का रसीद है। तो रसीद देखने से नहीं होगा, वेरीफाई भी करेंगे, कहाँ लगाया है दिखाओ, 6 एसी की इधर गिनती कराओ, तो वो वेरिफिकेशन से पकड़ाएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉचिंग। वॉचिंग का ऑब्जेक्ट है कि जो भी लेन देन हो रहा है उसका रसीद हमारे पास है, इससे ये पता चल जाता है कि हमने जो लेन देन किया है वो वास्तविक है, रियल ट्रांजेक्शन है। व्हाट व्हाई इज कैशबुक वॉचिंग इंपॉर्टेंट। कैशबुक वॉचिंग क्यों महत्वपूर्ण है भैया, कैशबुक सबसे मेन लफड़ा कहाँ है, कैसे का ना, घोटाला कहाँ होता है, कैश में। तो कैशबुक की वॉचिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह त्रुटि धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद करती तथा यह सुनिश्चित करती है कि सभी नगद प्राप्ति और भुगतान सही ढंग से दर्ज किए गए हैं या नहीं किए गए। मतलब जितना पैसा आपको कैश रिसिप्ट हो रहा है या कैश पेमेंट हो रहा है वो प्रॉपर वे में रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं रिकॉर्ड किया गया है, ये सारा चीज़ आपको कैश वॉचिंग से मिल जाता है। व्हाट इज वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट का वेरिफिकेशन अभी बताए, सिर्फ रसीद देखने से यानी एसेट का वॉचिंग कर देने से आप मत मानिएगा। दिखा दिया कि हमारे पास 6 गो मशीन है, हमने 6 मशीन खरीदा अलग अलग, तो भाई दिखाओ न किधर है, दिखाओ। अब जैसे यूनिवर्सिटी में गए ऑडिट करने, यूनिवर्सिटी दिखा रहा है हमने 3,000 बेंच खरीदा, रसीद 3,000 बेंच का है, मतलब वॉचिंग ठीक है, वॉचर इसका ठीक है, रसीद देख रहे हैं 3,000 बेंच का है। लेकिन हमको ये डाउट हो रहा है ना कि ऐसा तो ना हो कि फर्जी रसीद 3,000 बेंच का बना दिया और खरीदा होगा 2,000 बेंच, 1,000 बेंच का पूरा पैसा खा गया होगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि गड़बड़ है, रसीद तो हमको 3,000 बेंच का दिखा रहा है। तो हम जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे एसेट्स को तब तक नहीं पकड़ पाएंगे। तो संपत्ति को वेरीफाई करना होगा, किधर किधर लगाया बताओ, कहाँ कहाँ। हम पहले सबसे पहले मांगे कौन डिपार्टमेंट को कितना बेंच भेजे, तो बोला कॉमर्स को इतना भेजे, आर्ट्स को इतना, मतलब हिस्ट्री को इतना भेजे, ज्योग्राफी को इतना, पूरा लिस्ट मंगा लिए। अब उसमें से एक दो डिपार्टमेंट में अचानक घुस के चेक कर लेंगे कि चलो हमको दिखाओ तो है कि नहीं है। अब सारा अगर चेक कर रहे हैं और सारा डिपार्टमेंट, ध्यान रखिएगा सारे डिपार्टमेंट में बेंच है प्रॉपर तरीके से, मतलब सही है। तो वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, जब तक आप वेरीफाई नहीं कीजिएगा तब तक गलती की जानकारी आपको नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉचिंग। वॉचिंग का क्या प्रोसेस है, वॉचर कैसे चेक करेंगे, तो देख लीजिए। सबसे पहले एग्जामिन करेंगे ओरिजिनल वॉचर, ओरिजिनल बिल रसीद को चेक करेंगे। तो उसमें क्या क्या चेक करेंगे, डेट वगैरह देखिए, वेरीफाई करेंगे डेट है कि नहीं, अमाउंट ठीक से है कि नहीं, शब्द में लिखा अंक में लिखा दोनों। फिर उसका चेक करेंगे ऑथेंटिकेशन, सही व्यक्ति उसको साइन किया है कि नहीं, ऐसा नहीं कि गलत जगह साइन किया है। मैच करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ कि हिसाब में कितना चढ़ा है और वाउचर कितना का है, वहाँ रसीद नंबर भी लिखा रहता है हिसाब में, हिसाब में पता चला रसीद नंबर 37 है और आप रसीद नंबर 39 दिखा रहे हैं, मतलब गड़बड़ है।
वेरीफाई करेंगे ऑथेंटिसिटी की भाई ऑथेंटिक है कि नहीं, वास्तविक वाउचर है कि नहीं। अगर मान लीजिए मन किया कि सच में हम वेरीफाई कैसे करें, तो हर रसीद में मान लीजिए हम किसी से कोई सामान खरीदो, उसका रसीद सीए को दिखा रहे हैं, तो हर रसीद में मोबाइल नंबर दिया रहता है ना, फ़ोन करके पूछ लेंगे कि फलाना आदमी आपसे इतना खरीदा है। अगर वो बोल दिया हाँ सर खरीदा है, तो वेरीफाई हो गया, हाँ खरीदा होगा। अब भले वो झूठ बोल दे अलग बात है, लेकिन अगर वो बोल दिया कि हाँ सर खरीदा है, इतना तारीख को ये सामान खरीदा है, तो मिला लिया, ठीक है कोई बात नहीं, वेरीफाई कर लिया। हाउ इज कैश बुक वाउचिंग, कैश बुक वाउचिंग कैसे डन करेंगे, तो बोलता है कैश बुक वाउचिंग का अर्थ होता है नगद प्राप्ति और नगद भुगतानों के सहायक दस्तावेजों की जांच करना, यानी कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, उसका जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करना। पैसा आता है उसको हम लोग कौन सा वाउचर बोलते हैं, रिसीव वाउचर। अब पैसा जाता है उसको पेमेंट वाउचर। तो बोलता है ये चेक करना। देखिए, नगद प्राप्ति की रसीद और जमा पर्चियों को मिलाना। अगर बैंक में आप हैं तो बैंक में पैसा आता है तो डिपॉजिट फॉर्म आता है, निकलता है तो चेक होगा या विड्रॉल फॉर्म होगा, उसको मिला लेंगे। नगद भुगतानों के बिलों का मिलाना वाउचर से। छूट और वापसी की सही प्रविष्टि करना, कितना डिस्काउंट आप दिए और कितना वापस हुआ। कैशबुक शेष का वास्तविक नकदी से मिलान करें और यह जांच करें कि कोई फर्जी या अनाधिकृत प्रविष्टि ना हो, कोई फर्जी प्रविष्टि ना हो, इस बात का जांच करना चाहिए। एक्सप्लेन द वाउचिंग ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन्स, बैंक लेन देन की वाउचिंग को समझाइए। बैंक लेन देन में वाउचिंग कैसे, बैंक का बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बैंक लेन देन की वाउचिंग में बैंक के माध्यम से हुए सभी लेन देनों की संबंधित दस्तावेजों से जांच की जाती है। जो भी बैंक में लेन देन हुए उसको, जैसे बैंक में कैशबुक की प्रविष्टि को पासबुक से मिलाएंगे, स्टेटमेंट से मिलाएंगे, जमा पर्ची को जमा राशि से मिलाएंगे, पर्ची राशि एक है कि नहीं, चेक काउंटर फाइल को और भुगतान वाउचर के साथ भुगतान की जांच करेंगे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की जांच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सभी बैंक लेन देन वास्तविक और सही ढंग से दर्ज किए गए कि नहीं किए गए। ये बैंक में ऑडिट करते समय हम चेक करेंगे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्यों वेरीफाई करना चाहिए और एसेट को, दो चीज का वेरिफिकेशन करेंगे, एसेट का और लाइबिलिटी। तो बोलते हैं दायित्वों का सत्यापन या सुनिश्चित करने के लिए की प्रक्रिया है कि बैलेंस शीट में दर्शाए गए सभी दायित्व वास्तविक है, कंपनी के ही है और कंपनी उसको पे करने वाली है। तो ये देखिए यहाँ लिखा है कि दायित्वों की सही प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे। नहीं तो क्या करता है आदमी, जानबूझ के फर्जी कर्जा दिखा दे रहा है कि सर मेरा वहाँ कर्जा वहाँ कर्जा, वहाँ फर्जी दिखाएगा। तो कर्जा भाई देखना हो, दायित्वों को छिपाने या कम दिखाने से रोकता है कि आप लाइबिलिटी को कम या छिपा नहीं सकते या गलत नहीं दिखा सकते। इससे वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता बढ़ती है, विश्वसनीयता बढ़ती है वित्तीय विवरण की, और लेनदारों और निवेशकों के हितों की रक्षा होती है। जो भी लेनदार और निवेशक है उसके हितों की रक्षा होती है और ऑडिटर को सही और निष्पक्ष राय देने में भी सहायता मिलती है इससे। भाउचिंग और वेरिफिकेशन क्या है, तो फिर से भाउचिंग का मतलब खाली यही बताया, रसीद से लेन देन को मिलाना। इसमें लेखा प्रविष्टि की वाउचर से जांच की जाती है, और जबकि इसमें वास्तविक जाके वेरीफाई मतलब कि वहाँ जाएंगे चेक करेंगे। देखिए ना, इसमें संपत्तियों और दायित्वों का अस्तित्व चेक किया जाता है कि नहीं है, और स्वामित्व चेक किया जाता है। मान लीजिए जनरेटर बोला कि जनरेटर खरीदें सर 1,20,000 में, तो 1,20,000 में जनरेटर घर के बाहर है, तो क्या मानेंगे किसी का है, पहले मिलाएंगे कि रसीद इसी के नाम पर है कि नहीं। पता चला रसीद तो सुनील के नाम पर है, तो सुनील कौन है जी, तो सुनील बोला सर सुनील दूसरा है, तो दूसरा आदमी का जनरेटर आप लाए हो तो अपना संपत्ति कैसे बोलोगे, तो भाड़ा पर ना लाए होगे, ये आपका संपत्ति नहीं। तो भी चेक करना है स्वामित्व इसका है कि नहीं, इसके घर के बाहर खड़ा होने से इसका नहीं हो जाएगा, और उसकी मूल्य की पुष्टि भी करनी होगी। यह लेन देन की जांच पर केंद्रित होती है, लेन देन का जांच करते हैं, और यह बैलेंस शीट की मदों की जांच पर केंद्रित होता है। इसमें बैलेंस शीट के मदों को हम लोग जांचते हैं। इसका उद्देश्य त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाना होता है, जबकि इसका उद्देश्य संपत्ति और दायित्वों का सही प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करना होता है। यह वाउचर एवं दस्तावेज पर आधारित होती है, जबकि भौतिक निरीक्षण, भौतिक मतलब फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे, खुद जाके चेक करेंगे, और स्वामित्व प्रमाण पत्र ऑनरशिप सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगते हैं, ये सब मूल्यांकन पर आधारित होता है। तो ये हम लोगों के पास 3 यूनिट का पूरा कंप्लीट हमने दे दिया आपको। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन आप खुद करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने आपको दे दिया है 3 यूनिट के लिए, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। तो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे यूनिट 4, यूनिट 5, ठीक है। तो सेकंड लेक्चर में जाएगा, इस लेक्चर को आप ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो कमेंट में धुआं धुआं कर देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा लिखना है। बहुत बच्चा को कमेंट लिखने भी नहीं आता लगता है, लिखता ही नहीं बच्चा, और नहीं लिखता है तो हम लोग यही समझते हैं कि उसको लिखना ही नहीं आता कमेंट, कि कमेंट कैसे लिखना है। अरे भाई कमेंट करो, अच्छा खराब जो लगता है वो लिखो। आपका कमेंट हमारे लिए अप्रिसिएशन है, आपसे तो कुछ पैसा लिया नहीं जा रहा है, तो कम से कम एक कमेंट तो दे दो गुरु दक्षिणा में। बिना गुरु दक्षिणा का ज्ञान नहीं मिलता है। अगर बिना गुरु दक्षिणा का ज्ञान ले रहे हो तो भैया ये ज्ञान अधूरा होगा। तो गुरु दक्षिणा में कुछ ना कुछ कमेंट में आप दे के जाओ। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में सेकंड लेक्चर में, ठीक है। हम लोग मिलते हैं सेकंड लेक्चर में।